नमस्कार साथियों, एक बार पुणे से विद्यार्थियों का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ भाई, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। साथियों, हम लोग वापस आ चुके हैं रीड साइंस, जो हमारा सेकेंड लेवल है, उसके अंदर जो हमारा जीव विज्ञान है, उस जीव विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश जी, परमिला जी, अजय जी, मुकेश जी, शुभम जी, जयश्री जी, सभी लोगों का स्वागत, सभी लोगों का अभिनंदन। हाँ, तो साथियों शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा अध्याय है, उस अध्याय का नाम है तंत्रिका तंत्र, जिसे आप बोलते हो नर्वस सिस्टम। भाई बंधुओं, तंत्रिका तंत्र नामक अध्याय के अंदर से जो हमारी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों की हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो भाई बंधुओं, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका विरोधी रसायन है। आप लोगों से पूछा गया तंत्रिका विरोधी रसायन कौन सा है। पहला ऑप्शन है एसिटोकोलिन, दूसरा है डोपामीन, तीसरा है आर्जिनिन और चौथा है घाबा। बताओ भाई, आप लोग ये आंसर दोगे, इसका कौन सा ऐसा रसायन है जो तंत्रिका विरोधी है। ठीक है, हेलो सर, हाँ शर्मा जी बोलो, ममता जी, विजेंद्र जी, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा इसी को बढ़ाओ। हाँ भाई, तो किसी विद्यार्थी का आंसर नहीं है। डी आंसर दिया सुनीता जी ने और भारत जी ने। ठीक है, ए आंसर देने वालों का आंसर गलत है भाई, डी आंसर होगा। साथियों, आप लोगों ने कभी साथियों न्यूरोट्रांसमीटर नाम सुने हैं क्या। साथियों, हमारे शरीर से कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो हमारी नर्व सेल को एक्टिव करते हैं। भाई देखो, जैसे मान लो आप लोगों को पता हो, जैसे मैं पेन को ऊपर उठा रहा हूं, तो पेन को ऊपर उठाने के लिए मेरे हाथ की मांसपेशियों के पास क्या आना चाहिए, इंपल्स आने चाहिए, आवेग आने चाहिए। तो हाथ की मांसपेशियों के पास सूचना कौन देती है, नर्व सेल, जिसे आप बोलते हो न्यूरॉन। तो अब इस न्यूरॉन को भी एक्टिव करना पड़ता है, तब जाकर ये सूचना देगी। तो इस न्यूरॉन को एक्टिव करने के लिए जिन विशेष प्रकार के रसायनों की आवश्यकता है, उन रसायनों को हम बोलते हैं साथियों न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं साथियों, न्यूरोट्रांसमीटर। साथियों, न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों, दो प्रकार के। एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व सेल को एक्टिव करते हैं, मतलब तंत्रिका रोधी, और एक होते तंत्रिका विरोधी। आप लोगों को मालूम होगा, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है उसका नाम है एसिटोकोलिन। शरीर की सामान्य क्रियाओं को संचालित करने के लिए जिस न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता है उसका नाम क्या है, एसिटोकोलिन। दूसरा डोपामीन और आर्जिनिन। साथियों, आप लोगों को पता हो, जो व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करते हैं ना, ड्रग्स के सेवन करने वाले लोगों में एसिटोकोलिन का लेवल डाउन हो जाता है और उनके शरीर में डोपामीन और आर्जिनिन निकलना शुरू होते हैं। और ये डोपामीन और आर्जिनिन जो है ड्रग्स के समय एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह क्या करते हैं साथियों, कार्य करते हैं। और साथियों, चौथा ऑप्शन है घाबा। साथियों, घाबा नाम सुना होगा साथियों, GABA, घाबा। घाबा का पूरा नाम है घामा। साथियों, घाबा का पूरा नाम क्या, घामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। क्या नाम है साथियों, घाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। घामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड या घामा अमीनो ब्यूटारिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर जो है साथियों क्या रहेगा, डी रहेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने डी दिया वो सही है। भाई बंधु, एसिटोकोलिन शरीर में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला क्या है साथियों, अमाइनो एसिड है भाई। हाँ संगीता जी, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, सबसे कम पुनरुत्पादन की क्षमता किस कोशिका में मिलती है। आप लोगों से पूछा रीजनरेशन पावर, जिसके अंदर पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे कम होती है, बताओ किसमें, बताओ। पहला ऑप्शन है आपके सामने तंत्रिका कोशिका, दूसरा यकृत कोशिका, तीसरा एसिनाई सेल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। गुड इवनिंग सर, पुष्पा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। पुष्पा जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें मेरे लाल लालियों। ए आंसर दे रहे हैं, ए आंसर कौन दे रहा है भाई, ए आंसर जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं ममता जी, विक्रम जी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, केवल जीवन का आनंद ही ले रहे हो क्या। मास्टर जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर देने का प्रयास करें। चेतन जी क्या बोल, चेतना जी, अर्पणा जी, मोनिका जी, सभी लोग आंसर ये दे रहे, एकदम सही बात है। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा, कभी नर्व सेल के अंदर कभी कैंसर रोग नहीं हो सकता। मानव की तंत्रिका कोशिका में कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमारी नर्व सेल के अंदर ना तो सेल डिवीजन होता है और ना ही साथियों इसमें रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन मतलब समझते हो, देखो जो कोई कोशिका जब मरती है तो वापस उस कोशिका की रिकवरी के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कर कर वह कोशिका नई कोशिकाओं का निर्माण कर ले, या फिर अपने आप को वापस रिपेयर कर ले। साथियों,
तंत्रिका कोशिका ना तो अपने आप को वापस रिपेयर कर सकती है और ना ही इसमें सेल डिवीजन होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि तंत्रिका कोशिका में कभी कैंसर नहीं होता। तो फिर मास्टर जी, एक ब्रेन कैंसर किसके कारण होता है? ब्रेन कैंसर जो साथियों न्यूरोगैंग्लिया में होता है, ध्यान रखना, जो न्यूरोगैंग्लिया होता है कि नहीं होता, उसमें सेल डिवीजन होता है। इसलिए न्यूरोगैंग्लिया के अंदर क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। भाई आप लोगों को मालूम होगा पागलों का आसानी से उपचार नहीं है। पागलों का आसानी से उपचार इसलिए नहीं है क्योंकि पागल व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी न्यूरॉन कोई डैमेज हुई। अब सीधी सी बात है, न्यूरॉन को तो वापस हम नया बना ही नहीं सकते और ना ही इसमें रीजनरेशन पावर है। इसलिए पागलों के आसानी से कोई उपचार नहीं है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम जो रीजनरेशन पावर होती है वो नर्व सेल की, मिनिमम, सबसे मिनिमम जो रीजनरेशन पावर है वो किसके साथियों? तंत्रिका कोशिका। और मैक्सिमम जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है साथियों यकृत। आप लोगों को पता हो तो साथियों यकृत के अंदर सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। जैसे उदाहरण देखना, देखो अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति का आसानी से मौत नहीं होती। क्यों? आप लोगों को पता है प्रकृति ने अल्कोहल किस लिए बनाया? बताओ। अरे जो प्रकृति ने जो इथेनॉल बनाया CH3 CH2OH किस लिए बनाया? पीने के लिए नहीं। प्रकृति ने अल्कोहल बनाया ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए। आप लोगों को पता हो तो अल्कोहल एक ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन जब मानवों को पता चला कि अल्कोहल पीने से मानव का प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है और थोड़े समय के लिए शरीर को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, तो हम जैसे गंदे लोगों ने क्या शुरू कर दिया? अल्कोहल पीना शुरू कर दिया। अब अल्कोहल क्या करता है साथियों? जलाने का काम करता है। तो ये लीवर में जाकर साथियों लीवर की कोशिकाओं को जलाता है, लेकिन लीवर के अंदर बहुत ही तगड़ी रीजनरेशन पावर होती है, तो जली हुई कोशिकाओं को वापस ठीक कर लेता है। इसलिए आपने यदि 5-7 बार या महीने 2 महीने अल्कोहल पी लिया तो जो है साथियों लीवर खराब नहीं होगा, लेकिन बहुत ही लंबे समय तक और बहुत ही अधिक मात्रा में, एक्सेस मात्रा में जब अल्कोहल का सेवन किया जाता है तो साथियों लीवर की सेल जो है जलना शुरू हो जाती है, जिससे व्यक्ति को बीमारी होती है, जिस बीमारी को हम क्या बोलते हैं साथियों? लीवर सिरोसिस, या हम इस बीमारी को बोलते हैं यकृत सिरोसिस रोग बोलते हैं, सिरोसिस रोग बोलते हैं। तो साथियों अल्कोहल के सेवन से कौन सी बीमारी होती है? यकृत कोश, हाँ यकृत सिरोसिस, सही बोल रहे हो उर्मिला जी। जो लीवर होती है उस लीवर के अंदर जो है कूफर सेल मिलती है, एकदम सही बोल रहे हो साथियों। आपने कभी एसिनाई कोशिकाएं नाम सुना है? बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ, एसिनाई की कोशिकाएं कहाँ मिलती है? बता दो जल्दी से, देखता हूं कितने विद्यार्थी सही उत्तर दे पाते। एसिनाई सेल किसमें होती है? बताओ बताओ भाई, एसिनाई की कोशिका किसमें मिलेगी मेरे सुंदर लालों और सुंदर लालियों? बताओ एसिनाई की कोशिकाएं कहाँ मिलेगी? नमस्ते सर, काकू जी नमस्ते। विद्यार्थी उत्तर नहीं दे रहा है, इसका मतलब विज्ञान का बहुत ही कम ज्ञान लेकर घूम रहे हो इस पृथ्वी की सतह पर तुम लोग। अरे भाई मैं आपको पूछ रहा हूँ एसिनाई की कोशिकाएं कहाँ मिलती है? नहीं पता? बहुत गंदी बात है भाई, ये तो हैं विज्ञान के विद्यार्थी होकर तुम लोगों को बहुत छोटी सी बात नहीं पता है, इसका मतलब बहुत ही गंदी बात है। चलो कोई बात नहीं, मास्टर जी बता देता है। आमाशय में नहीं होता संगीता जी, आमाशय में के अंदर एसिनाई की सेल नहीं मिलती है। हाँ ब्रेन में भी नहीं मिलती है। कोरोना के लिए C2H5, हाँ सही है, कोरोना के लिए सही, वेरी गुड। अल्पा ALPHA नहीं, अल्पना जी का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। रितिका जी ने आंसर सही दिया, अल्पना जी ने और रितिका जी ने दोनों ने आंसर सही दिया, पेनिक्लियासिक, वेरी गुड। साथियों आप लोगों को मालूम होगा अग्नाशय ग्रंथि, नाम सुना है कभी अग्नाशय? तो आप लोगों को मालूम होगा अग्नाशय ग्रंथि का जो बहिस्तरीय भाग है, जो अग्नाशय रस निकालता है, अग्नाशय रस जिन कोशिकाओं से निकलता है उन कोशिकाओं का नाम है एसिनाई सेल। क्या नाम है? एसिनाई की कोशिका। वेरी गुड, सही आंसर दिया है जिन्होंने दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो भाई, तो इसका आंसर तो साथियों क्या रह गया? तंत्रिका कोशिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहा ये, सिनेप्स क्या होता है? मस्तिष्क का भाग, दो तंत्रिकाओं का संधि स्थान, PNS का भाग और ANS का भाग। बताओ जल्दी से, अरे बता दो भाई, सिनेप्स क्या होते हैं? सिनेप्स मेरे भाई बंधुओं बताओ, सिनेप्स क्या होते हैं भाई? गंदे लोगों जल्दी से बताओ, सिनेप्स क्या होते हैं? सिनेप्स किडनी क्या बोले सर? मैथ्स वाले बायो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी तरीके से पढ़ो, यही है। एक्सॉन क्या बोल रहे हो भाई? बी आंसर दे रहे, भारत जी बी दे रहे, तंत्रिका कोशिकाओं का संधि स्थान। शुभम जी का भी बी आंसर है और सुशीला जी भी बी बोल रहे, हिमानी जी, उषा जी, प्रवीण जी और केजी जी, एस सियाग जी, बहुत सही बात है भाई। जिन्होंने बी आंसर दिया एकदम सही बात है, सिनेप्स एकदम सही बात है।
एक बार आप सोचो साथियों, मेरी हाथ को काम करने के लिए हाथ की मांसपेशियों के पास सूचना चाहिए, और सूचनाओं को ब्रेन से लाने का काम कौन करती है? नर्व सेल करती है। सही बात है कि नहीं, बताओ भाई। अरे नर्व सेल करती कि नहीं करती है? तो आप एक बार सोचो तो सही, क्या ब्रेन से लगाकर हाथ की मांसपेशियों तक एक ही न्यूरॉन सेल होगी? एक नहीं होगी, बहुत सारी न्यूरॉन सेल आपस में जुड़ी होगी। जैसे मान देखो, ये मेरे सुंदर कन्या का हाथ है, और अब मान लो ये सुंदर कन्या का हाथ नहीं, ये मान लेते हैं सुंदर कन्या का मस्तिष्क है, ब्रेन है, मस्तिष्क है। ये सुंदर कन्या का मस्तिष्क है, तो साथियों मस्तिष्क से कुछ न्यूरॉन जुड़ी होगी। ये लो साहब, मस्तिष्क से न्यूरॉन जुड़ी हुई जो सूचनाओं को लाएगी। अब लो साहब, ये न्यूरॉन ब्रेन से निकली। अब मेरे सुंदर लाल का ये हाथ है भाई, अब मान लो एक न्यूरॉन और जुड़ी है। क्या हो गया रे? ये हाथ के पास, ये हाथ के पास। तो देखो साथियों, यहां पर क्या मिला है? इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। तो मस्तिष्क की संवेदनाओं को सबसे पहले इस न्यूरॉन में भेजा गया, फिर ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन को भेजेगी, और ये न्यूरॉन हाथ को भेजेगी। तो साथियों देखो, यहां पर क्या हुआ है? यहां पर साथियों सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। तो दो नर्व सेल का संधि स्थान जहां सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसी को आप लोग क्या नाम देते हो? सिनेप्स नाम देते हो भाई। अरे आप लोगों ने कभी दर्द नाम सुना है? दर्द होता है क्या? साथियों दर्द नहीं होता, ध्यान रखना। साथियों दर्द आपने सुना होगा। साथियों दर्द तो आपकी रग रग में बसा है, कहां कहां का दूर करोगे? दर्द को कभी दूर नहीं कर सकते। किसको दूर कर सकते हैं? दर्द की संवेदनाओं को दूर कर सकते हैं। अभी मास्टर के शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन मास्टर को अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही कोनी को चोट लगेगी तो मास्टर की न्यूरॉन में कहीं डैमेज होगा, न्यूरॉन पर दबाव पड़ेगा, जिससे वहां संवेदनाएं पैदा होगी, और वह संवेदनाएं ब्रेन के पास आएगी, और मास्टर जी को दर्द की संवेदनाओं का अनुभव होगा। उस समय मास्टर क्या करेगा? एनाल्जेसिक दवाई लेगा, दर्द निवारक दवाई लेगा। अब जैसे मान लो पैरासीटामोल ले ली, तो पैरासीटामोल क्या करेगी? इस सिनेप्स में जाकर जम जाएगी, और संवेदनाओं को साथियों, जो दर्द की संवेदना है उसको आगे जाने से क्या कर देगी? रोक देगी, जिसके कारण व्यक्ति की दर्द की संवेदनाएं क्या हो जाएगी साथियों? दूर हो जाएगी। तो साथियों दो तंत्रिका कोशिकाओं का संधि स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा? हाइपोथैलेमस, पोन्स, एमओ का मतलब है मेडुला ऑब्लांगेटा, और प्रमस्तिष्क। जल्दी से बता दो, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जल्दी से बता दो भाई। बी आंसर दे रहे हो, पोन्स। वेरी गुड, सही बात है भाई। बंधुओं ध्यान रखना, ब्रेन का जब से सबसे बड़ा भाग है ना साथियों, आप लोगों को याद रखना, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है ना, सबसे बड़ा भाग साथियों, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसे आप बोलते हो सेरिब्रम। और साथियों ब्रेन का सबसे छोटा जो भाग होता है ना, छोटा भाग होता साथियों पोन्स होता है। कौन होता साथियों? पोन्स होता। ध्यान रखना, सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, सबसे छोटा भाग कौन सा साथियों? पोन्स है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है? अनुमस्तिष्क, पोन्स, प्रमस्तिष्क और एमओ मेडुला ऑब्लांगेटा। आप लोगों से पूछा है शरीर का संतुलन ब्रेन का कौन सा ऑर्गन बनाता? भाई बता दो मेरे भाई। बैलेंस ऑफ बॉडी ऑफ बैलेंस कौन कर रहा है? बता दो भाई। शरीर का संतुलन कौन बना रहा है भाई? अनुमस्तिष्क, पोन्स, प्रमस्तिष्क, एमओ का मतलब है मेडुला ऑब्लांगेटा। नहीं बता पा रहे हो? मैं बताता हूं भाई बंधुओं। आप लोगों ने कभी एक अंग का नाम सुना होगा, सेरिबेलम। सुना है कभी? सेरिबेलम। अरे सेरिबेलम नाम सुना है साथियों? सेरिबेलम को ही तो हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क बोलते हैं भाई। साथियों अभी मास्टर जी एकदम सीधे खड़े हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं गिर रहे हैं। क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि मास्टर जी के अनुमस्तिष्क का संपूर्ण रूप से विकास हो चुका है। भाई बंधु आप छोटे बच्चों को देखना, छोटा बच्चा चलता चलता नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो छोटा है, अभी तक उसके अनुमस्तिष्क का संपूर्ण रूप से विकास हुआ नहीं है, इसलिए उसके शरीर का संतुलन सही ढंग से बन नहीं रहा है। तो साथियों शरीर का संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन बनाना, संतुलन बनाना और साथियों इसका काम है ऐच्छिक मांसपेशियों की गति का नियम। ऐच्छिक मांसपेशियों की गति का नियम, मांसपेशियों की गति का नियमन, गति का नियमन।
साथियों आप लोगों ने सुना होगा अल्कोहल पीने के बाद व्यक्ति लड़खड़ा कर चलता है। क्यों? अल्कोहल पीने के बाद अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, इसलिए व्यक्ति क्या करता है? लड़खड़ा कर चलता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना अनुमस्तिष्क आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में व्यक्ति की स्मृति चली जाती है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ? हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। जल्दी से बता दो, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हाँ दीपिका जी, आपके कमेंट मुझे बिल्कुल शो हो रहे हैं। लाल लालियों ऐसे बिल्कुल भी मत पूछो मेरे कमेंट शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सभी लाल लालियों के कमेंट शो हो रहे हैं, लेकिन सारों के कमेंट मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, इतना समय भी नहीं है हमारे पास। बता दो भाई, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में अपनी स्मृति को खो देगा तो ब्रेन का कौन सा भाग इफेक्ट होगा? मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा मेरे लाल लालियों? छठे का सी बता रहे हो मेडुला ऑब्लांगेटा, बी बता रहे हो प्रमस्तिष्क। राहुल जी बी बता रहे हैं, उदय जी और अमृता जी तो एक आंसर दे रहे हैं। नीमू जी का आंसर बी है, सोनू जी का बी है, कृष्णा जी का ए है, रवि शंकर जी का भी ए है। भाई सभी लोग एक मत नहीं हो पा रहे हो। खुशबू जी बोल रहे हैं बी और महेश जी बोल रहे हैं बी। अरे भाई जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया एकदम सही बात है भाई। अरे मेरे लाल लालियों, आप लोगों को मालूम होगा मानव का, देखो ये ना, ये वाला भाग ये प्रमस्तिष्क है भाई, यही तो प्रमस्तिष्क है। मानव का प्रमस्तिष्क दो गोलों में बटा होता है और साथियों एक दाया गोला एक बाया गोला। बाया हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों का दाया गोला काम करता है और दाया हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों का बाया गोला काम करता है, आपको पता हो तो। और जो लेफ्टी होते ना, लेफ्टी का जो है साथियों मस्तिष्क डेवलप राइटी की तुलना में ज्यादा होता है। आप लोगों को पता हो तो समाज में सुना भी होगा कि लेफ्टी जो है वो होशियार होते हैं। क्यों? लेफ्टी थोड़े पढ़ाई के अंदर थोड़े ज्यादा बुद्धिमान होते हैं राइटी की तुलना में। कारण क्या है? क्योंकि जो राइट गोला होता कि नहीं होता, वो लेफ्ट गोले की तुलना में बड़ा होता है। अब लेफ्टी वाले का काम कौन करेगा? राइटी गोला काम करेगा, इसलिए राइटी गोला बड़ा है तो सीधी सी बात है उसके वर्निकल एरियाज भी क्या होंगे? बड़े होंगे। उसका हिप्पोकैम्पस भी क्या होगा? बड़ा होगा। भाई बंधुओं, मानव का जो प्रमस्तिष्क है इसी के अंदर ज्ञान के केंद्र होते हैं, इसी में स्मृति के केंद्र होते हैं साथियों, इसी में चिंतन के केंद्र होते हैं, इसी में मनन के केंद्र होते हैं, इसी में जागृति के केंद्र है, इसी में चेतना के केंद्र है, इसी में बोलने के केंद्र है, इसी में लिखने के केंद्र है, इसी में समझने के केंद्र है, इसी में सुनने के केंद्र है। और साथियों जितनी भी ज्ञान वाली बातें सारा कौन रखता है? प्रमस्तिष्क रखता है। तो भाई बंधुओं, प्रमस्तिष्क जो है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी है। और यदि हमारी जो स्मृति है, आप लोगों को मालूम होगा प्रमस्तिष्क का एक भाग है, कौन सा? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को हम बोलते हैं क्या? हार्ड डिस्क बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी हम लोग बातें जो पढ़ते हैं, जितना भी आप लोगों ने ज्ञान अर्जित किया, उसका संग्रहण किस में हो रहा है? प्रमस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा लेफ्टी हूं। ठीक है भाई संगीता जी, आगे बढ़ू मास्टर, बोलो आगे बढ़ू भाई, आगे बढ़ू, आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ू। फ्रंटल लोब, अरे फ्रंटल लोब में लाल क्या बोल रहा है? कृष्णा जी क्या बोल रहे हैं? फ्रंटल लोब में तो मेमोरी बनती है, लेकिन सेव कहां होती है? हिप्पोकैम्पस में। ठीक है, चलो भाई ये प्रश्न क्या रहा? ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता? पोन्स, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और सेरिबेलम। अरे संगीता जी, राइटी भी होशियार होते, मैंने ये नहीं कहा राइटी जो है निम्न बुद्धिमान वाले प्राणी है। अरे कृष्णा जी और सॉरी कालूराम जी जो है ना, आइंस्टीन बाबा तो हमारे गुरुजी आइंस्टीन तो लेफ्टी और राइटी दोनों हाथों से काम करते थे, इसलिए तो कहा जाता उनके मस्तिष्क के दोनों ही गोले काम करते थे, इसलिए दुनिया के वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मानव थे। हाँ बताओ भाई क्या आंसर होगा? ताप का नियंत्रण किस भाग से होता? बताओ भाई। बॉडी के अंदर टेम्परेचर का कंट्रोल ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है मेरे लाल लालियों? सी आंसर दे रहे हाइपोथैलेमस। बहुत अच्छी बात है कविता जी, कुसुम जी, रवीना जी, परमिला जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, तो जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया है हाइपोथैलेमस, उसका आंसर एकदम करेक्ट है भाई। साथियों आप लोगों ने सुना होगा हाइपोथैलेमस होता है हमारे डाइसेफेलोन का भाग है। साथियों आप लोगों ने सुना होगा हाइपोथैलेमस। पहली बात तो ये पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर। ये पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे सुपीरियर कमांडर कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सुपीरियर कमांडर भी कहते हैं हम लोग, इसे कमांडर बोलते हैं। और साथियों हाइपोथैलेमस है कि नहीं है? आप लोगों को मालूम होगा प्रमस्तिष्क शरीर की ऐसी क्रियाओं को कंट्रोल करता है जो आपके बस में हो, ऐच्छिक क्रियाएं। साथियों मेडुला ऑब्लांगेटा ऐसी क्रिया को कंट्रोल करता है जो अनैच्छिक हो, हाइपोथैलेमस ऐसी क्रिया को कंट्रोल करता है जो पूर्ण रूप से ना तो ऐच्छिक है और ना ही पूर्ण रूप से
अनैच्छिक, जैसे भावनाएं, फीलिंग्स, सुख दुख, प्यार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, जेलेसी, ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा साथियों? हाइपोथैलेमस। मेरे कभी किसी लाली को जब लाल से प्यार हो जाए ना तो ये कहना हाइपोथैलेमस प्यार कर बैठा। और मान लो कोई लाल किसी लाली पर क्रोध कर रहा है तो ये मत कहना हम क्रोध कर रहे, क्रोध कर कौन रहा है? हाइपोथैलेमस। दिल को तो लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है, बाकी सारी भावना का कंट्रोल कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से होता है भाई। ठीक है, तो जितनी भी भावनाएं है ना, भावनाएं, अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं, सारी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और साथियों आप लोगों को मालूम होगा भूख और प्यास का भी नियंत्रण कौन करता है? भूख और प्यास का भी नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और साथियों ताप का नियंत्रण भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। साथियों आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या 26.7 र्यूमर आपके बॉडी का टेम्परेचर, इसको मेंटेन कर रखता है कौन? कौन कर रखता है भाई? हाइपोथैलेमस। अब देखो कई बार आप लोगों को बुखार आता, बुखार आना अच्छी बात है या गंदी बात है? कुछ लोग बोलेंगे मास्टर जी गंदी बात है। गंदी बात नहीं है मेरे लाल लालियों, बुखार आना अच्छी बात है। क्यों भाई? साथियों बुखार के अंदर क्या, बुखार आया क्यों? जैसे आपके शरीर के अंदर मलेरिया रोग आ गया, भाई मलेरिया रोग कौन फैलाता? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन फैलाता? प्लाज्मोडियम। अरे भाई आप लोगों को मालूम होगा प्लाज्मोडियम शरीर में क्या करता है? आरबीसी को खाता है। अब यदि वो प्लाज्मोडियम आकर आपके शरीर की सारी आरबीसी को निपटा दिया तो आप इस पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्लाइन कर जाओगे। तो आप लोगों को प्लाइन नहीं करना है, अभी तक तो इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी घटनाओं को आप लोगों को अंजाम देना है। तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा तो जैसे ही शरीर के अंदर प्रोटोजोआ आया तो हाइपोथैलेमस को पता चल गया शरीर के अंदर विदेशी लोगों का आक्रमण हो गया। उस समय हाइपोथैलेमस में पॉइंट होता है साथियों, जिस पॉइंट का नाम है सेट पॉइंट। और साथियों उस समय हाइपोथैलेमस अपने सेट पॉइंट को क्या कर देता है? अप कर देता है। और जैसे ही सेट पॉइंट अप होता है तो भाई बंधुओं शरीर से रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है पाइरोजन। क्या निकलता है? पाइरोजन। और भाई बंधुओं ये पाइरोजन शरीर के तापमान को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो साथियों ताप को कंट्रोल करने वाला कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। घ्राण पिंड कहाँ उपस्थित होते हैं? सेरिबेलम, सेरिब्रम, पोन्स या मेडुला ऑब्लांगेटा? बता दो भाई। घ्राण पिंड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओलिफैक्टरी लोब, कहां पर मिलेंगे मेरे भाई बंधुओं? बताओ। हाँ प्रेम कुमार जी बोल रहे सर बूंदियां खा लो। प्रेम जी आप ही खाओ बूंदियां, अभी तो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मास्टर जी को पढ़ाने दो थोड़ा। बताओ भाई घ्राण पिंड कहां होते हैं? रचना जी बोल रहे हैं बी सेरिब्रम हैं, ओम प्रकाश जी भी बोल रहे हैं, बाबूलाल जी बोल रहे हैं सेरिब्रम हैं, मोनिका जी भी बोल रहे हैं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। साथियों आप लोगों को मालूम का परमस्तिष्क नाम सुना है? परमस्तिष्क को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। परमस्तिष्क को सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम। सुनना, मानव का परमस्तिष्क दो गोलों में बटा है जिसे आप बोलते हो परमस्तिष्क गोलार्ध, ये ऐसा। और साथियों आप लोगों को मालूम होगा परमस्तिष्क के आगे एक जोड़ी मिलते हैं ओलिफैक्टरी लोब जिसे आप बोलते हो घ्राण पिंड। एक तो यहां मिलेगा और साथियों एक यहां मिलेगा। इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं साथियों? घ्राण पिंड नाम देते हैं। घ्राण पिंड इंग्लिश में बोलते हैं इनको ओलिफैक्टरी लोब। क्या बोलते हैं? ओलिफैक्टरी लोब। साथियों ये घ्राण के पिंड जो है वो गंध का ज्ञान करवाते हैं। किसका ज्ञान करवाते हैं? गंध का ज्ञान। साथियों इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव है उन जीवों में सारक मछली और भाई बंधुओं कुत्तों के घ्राण पिंड सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, इसलिए उनके अंदर सूंघने की पावर सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कुछ समाज में ऐसे लोग हैं ना कि मैं सूंघ कर बता दूं ये व्यक्ति है कौन, व्यक्ति को सूंघ कर बता दूं ये व्यक्ति है कौन। क्यों? क्योंकि उनके घ्राण पिंड हमारे इससे क्या है? ज्यादा डेवलप है। ठीक है भाई बंधुओं, तो आंसर क्या रहेगा? सेरिब्रम रहेगा। ठीक है आगे बढ़ो। भावनाओं का नियंत्रण किससे होता है? हाइपोथैलेमस, परमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पोन्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आप लोगों को कि भावना का कंट्रोल कहां से हो रहा है? कुरा सेरिब्राई, परिजी कुरा सेरिब्राई मध्य मस्तिष्क का भाग है। मध्य मस्तिष्क के दो भाग है, एक तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक है कुरा सेरिब्राई। कुरा सेरिब्राई हाथ पैर की मांसपेशियों की गति का नियमन करता है। हाँ डॉग और जो शार्क मछली होती है ना उसमें सबसे ज्यादा विकसित होते हैं भाई। चलो भाई 90 का ये बता रहे हो, एकदम सही बात है। अभी थोड़ी समय पहले बता दिया भावनाओं का नियंत्रण कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस। वेरी गुड सुनीता जी, आगे बढ़ो।
अगला प्रश्न है CSF कहाँ पाया जाता है? ड्यूरामेटर व अरेकेनॉइड के मध्य, अरेकेनॉइड व पायरामेटर के मध्य, ड्यूरामेटर व पायरामेटर के मध्य, उपरोक्त सभी। साथियों आप लोगों को सुना है CSF, जिसे आप बोलते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, इसे हिंदी में बोलते हैं परमस्तिष्क मेरु द्रव। सुना है कभी? बताओ, पहले देखता हूं आप लोग कितने लोग आंसर सही दे पाते हो। नब्बे का ये बता रहे हो ड्यूरामेटर वारे के मंड में। अब देखता हूं सही आंसर है कि नहीं। साथियों आप लोगों ने सुना होगा ब्रेन मेम्ब्रेन, जिसे आप बोलते हैं मस्तिष्क की झिल्लियां, जिन्हें संयुक्त रूप से बोलते हैं मेनिंजियस झिल्लियां। साथियों मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्लियां होती है, आप लोगों को पता हो तो। एक झिल्ली सबसे बाहर वाली जो होती है साथियों वो ड्यूरामेटर होती है। फिर साथियों एक मध्य में होती है, उसका नाम है अरेकेनॉइड, अरेकेनॉइड। और साथियों सबसे जो अंदर होती है उसका नाम है पायरामेटर। क्या नाम है साथियों? पायरामेटर। तो ब्रेन के अंदर साथियों 3 प्रकार की झिल्लियां हैं, एक है ड्यूरामेटर, एक है अरेकेनॉइड और एक है पायरामेटर। डी फॉर ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, डेप या पैड याद कर लो। ए का मतलब है अरेकेनॉइड और पी का मतलब है साथियों पायरामेटर। तो भाई बंधुओं आप लोगों को मालूम होगा ड्यूरामेटर व अरेकेनॉइड के मध्य जो द्रव मिलता है उस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? सीरम द्रव। तो यहां जो द्रव मिलता है ना उस द्रव का नाम क्या है? सीरम द्रव नाम है, सीरम लिक्विड। तो यहां तो मिलता है सीरम द्रव। और साथियों आप लोगों को मालूम होगा अरेकेनॉइड और पायरामेटर के बीच में जो द्रव मिलता है ना उस द्रव का नाम क्या है साथियों? CSF। यहां मिलता है CSF मिलता है, CSF, जिसे आप बोलते हो परमस्तिष्क मेरु द्रव, जिसमें ब्रेन की मात्रा होती है कितना? 150 ml होती है। कितना होता है साथियों? 150 ml। भाई बंधुओं CSF का काम होता है बाह्य आघातों से मस्तिष्क के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना और भाई बंधुओं मस्तिष्क को उत्प्लावनता देना। भाई बंधुओं मस्तिष्क का भार तो लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, लेकिन मस्तिष्क अनुभव कितना करता है? केवल 0.18 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन को क्या देता है? उत्प्लावनता देता है। साथियों आप लोगों ने सुना होगा उत्प्लावनता का मतलब कोई वस्तु को पानी के अंदर या लिक्विड में डाले जाए तो वह वस्तु जितने पानी का या जितने लिक्विड का प्रतिस्थापित करती है उतना ही उसका भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बायांसी आप लोगों को याद होगा, इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम आर्किमिडीज साहब, सुना होगा आप लोगों ने। तो साथियों ये मिलता है अरेकेनॉइड और पायरामेटर के मध्य में, अरेकेनॉइड और पायरामेटर के मध्य। बी आंसर जिन लाल लालियों ने दिया एकदम सही है भाई। अगला देखना। हाँ आकाश जी बोल रहे मेरा सही है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखो, मनुष्य में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी? बता दो क्रेनियल तंत्रिकाएं कितनी है भाई? मोनिका जी आपका भी सही है, बहुत अच्छी बात है भाई। 12 जोड़ी, 6 जोड़ी, 20 जोड़ी, 10 जोड़ी, बता दो भाई। हाँ हाइड्रोसिफिलस रोग के अंदर CSF के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है भाई। हाँ मोनिका जी कमेंट डिलीवर हो रहे, बिल्कुल भी ना घबराएं। क्या ए आंसर दे रहे हो? 12 जोड़ी। साथियों आप लोगों ने सुना होगा एक आपका तंत्रिका तंत्र जिसका नाम है PNS, जिसे आप बोलते हो पेरिफेरी नर्वस सिस्टम या बोलते हो परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर 2 प्रकार की तंत्रिकाएं आती है, एक तो आती कपालीय तंत्रिकाएं जिसे आप बोलते हो क्रेनियल नर्व। साथियों जो कपालीय तंत्रिकाएं जो होती है वो होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है साथियों? 12 जोड़ी। और एक होती है साथियों मेरु तंत्रिकाएं। कौन सी होती है साथियों? मेरु तंत्रिकाएं, या हम इसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। इसकी जो संख्या होती है साथियों वो कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है साथियों? 31 जोड़ी होती है। तो आंसर क्या रहेगा साथियों? 12 जोड़ी। ए जिन विद्यार्थियों का आंसर है वो सही है। सुगना जी बोल रहे हैं 11-12, क्या पता नहीं क्या बोल रही। प्रश्न क्या आ रहा साथियों? अभिवाही तंत्रिका तंतु अफरेंट नर्व फाइबर्स आवेग को ले जाते हैं प्रभावक के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ग्राही से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशियों तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ग्राही तक। बता दो भाई। अभिवाही तंत्रिका नाम सुना होगा साथियों, जिसे आप बोलते हैं संवेदी तंत्रिकाएं। सोनू जी बोल रहे हैं कल क्या टॉपिक रहेगा? साथियों आप लोगों को मालूम होगा कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर और जोधपुर के अंदर भी इसका प्रभाव लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए साथियों जोधपुर के अंदर एक फैसला लिया गया, 2 दिन जो है साथियों वो कर्फ्यू रहेगा। 2 दिन तक कोई भी व्यक्ति बाहर अंदर नहीं आ सकता है, घर के अंदर ही रहना, सेफ रहना है और खा के पी के घर में ही जो है हल्का फुल्का पढ़ाई करके घर में ही सो जाना है।
ठीक है, इसलिए कल और परसों रहेगी छुट्टी। मंडे को हम लोग आएंगे वापस, और मंडे को जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे आप बोलते हो पाचन तंत्र। ठीक है, चलो भाई। आशा जी बोल रहे हैं 12वें का बी, एकदम सही है। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा सामान्य हमारे शरीर में 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। एक होती है संवेदी, एक होती है प्रेरक। संवेदी को हम बोलते हैं अभिवाही, प्रेरक को हम बोलते हैं अपवाही, और एक होती है मिश्रित जो संवेदी और प्रेरक दोनों का काम करती है। सुनना भाई साथियों, ग्राही मतलब समझते हो, शरीर का अंग। तो एक तो शरीर का अंग है साथियों, एक आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें आता ब्रेन। कौन आता साथियों? ब्रेन आता है। तो साथियों, आपके शरीर के अंगों से संवेदनाओं को, शरीर के अंगों से संवेदनाओं को जो है ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाने के वाले का नाम है संवेदी तंत्रिका, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस अंगों तक लेके जाने वाले का नाम क्या है? प्रेरक। और जो संवेदी और प्रेरक दोनों का काम करती है साथियों, उसका नाम है मिश्रित। क्या नाम है साथियों? मिश्रित नाम है। तो ये है साथियों संवेदी। कौन है साथियों? संवेदी। और संवेदी को ही हम बोलते हैं अभिवाही तंत्रिका। और साथियों ये है प्रेरक, और साथियों प्रेरक को ही हम बोलते हैं अपवाही। क्या बोलते हैं साथियों? अपवाही। और जो संवेदी और प्रेरक दोनों का काम करे उसे हम बोलते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं साथियों? मिश्रित बोलते हैं। तो बी आंसर जिनका है वो सही है। अगला प्रश्न देखो, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी? अभी थोड़े समय पहले बता दी कि मेरु तंत्रिकाएं कितनी, बता दो जल्दी से आप भी। अरे अभी तो मैंने बताया आप लोगों से मेरु की संख्या कितनी। सुनील जी आपके कमेंट शो हो रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हाँ भाई, 13वें का आंसर ए होगा। वेरी गुड। कृतिका जी बोल रहे हैं ए, साक्षी जी बोल रहे हैं ए, मोनिका जी बी बोल रहे हैं, मुकेश जी और ए बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, संजय जी भी ए बोल रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, मानव मस्तिष्क का ब्रोंका क्षेत्र नियंत्रित करता है जीवा की गति, भाषा का संगठन और लोकल गार्ड्स की गति, और ए और सी दोनों। साथियों ब्रोंका एरिया नाम सुना होगा। ब्रोंका एरिया शरीर की कौन सी घटना को घटित करता है या कौन सी घटना को कंट्रोल करता है? बता दो भाई। ब्रोंका एरिया शरीर की कौन सी क्रिया को कंट्रोल करता है? साथियों आप लोगों को मालूम होगा, एक हमारा जो प्रमस्तिष्क है नहीं है, उस प्रमस्तिष्क में अलग अलग एरिया होते हैं, और अलग अलग एरिया जो है अलग अलग क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। ये मानव का प्रमस्तिष्क है साथियों। इस प्रमस्तिष्क के अंदर एक विशेष प्रकार का आपको क्षेत्र मिलेगा साथियों, जिसका नाम है ब्रोंका क्षेत्र। क्या नाम है साथियों? ब्रोंका क्षेत्र। ब्रोंका क्षेत्र बोलते हैं। और साथियों ये ब्रोंका क्षेत्र जो है ना साथियों, वो क्या करता है? बोलने का नियमन करता है। किसका नियमन करता है? बोलने का नियंत्रण। बोलने का जो नियंत्रण करता है साथियों, वो कौन करता है? ब्रोंका एरिया करता है। कौन करता है साथियों? ब्रोंका एरिया। तो साथियों आज से क्या होगा? भाषा संगठन। तो कौन सी, अभी जो मास्टर जी आपके सामने बोल रहे हैं, तो मास्टर जी को कौन से शब्द बोलने चाहिए, कौन से शब्द नहीं बोलने चाहिए, इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल कहां से हो रहा है? ब्रोंका एरिया से हो रहा है। अगला प्रश्न देखो, कॉर्पस कैलोसम निम्न दो को जोड़ता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर मस्तिष्क के नीले, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिबेलर हेमिस्फेयर और ऑप्टिक थैलेमस। बताओ भाई, कॉर्पस कैलोसम निम्न को जोड़ता है। बता दो भाई, बता दो भाई। हाँ भाई, किशन जी, मदन जी, श्रवण जी, वेदी जी, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा मेरे लाल लालियों? श्वेता जी आंसर डी दे रहे हैं, अंजना जी आंसर बी दे रहे हैं, मोनिका जी बी दे रहे हैं, जितेंद्र जी बी दे रहे हैं, बबीता जी डी दे रहे हैं। देखते हैं किनका आंसर सही है। साथियों आप लोगों ने सुना होगा, प्रमस्तिष्क नाम सुना होगा। मानव का जो प्रमस्तिष्क साथियों दो गोलों में बटा है, जिसे आप बोलते हो प्रमस्तिष्क गोलार्ध, या हम इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क हेमिस्फेयर, या हम इसे बोलते हैं सेरिब्रम हेमिस्फेयर। साथियों दोनों गोलों को अलग करने वाली एक झिल्ली है, और उस झिल्ली का नाम है साथियों कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम है साथियों? कॉर्पस कैलोसम। तो साथियों ये कौन है साथियों? प्रमस्तिष्क के दो गोले हैं, इसे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या बोलते हैं साथियों? प्रमस्तिष्क गोलार्ध, या हम इंग्लिश में साथियों इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेरिब्रम
हेमीस्फेयर। क्या बोलते हैं साथियों? हेमीस्फेयर, सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स। ठीक है साथियों, तो आंसर क्या होगा? मस्तिष्क के नीले गलत है, सेरिब्रल हेमीस्फेयर। ए आंसर जिन लोगों ने दिया है, सुरभि जी, कृष्णा जी, कृति जी, आंसर एकदम सही है, सेरिब्रल हेमीस्फेयर। ठीक है भाई, आगे देखो। श्वसन व हृदय केंद्र स्थित होते हैं। श्वसन व हृदय केंद्र सेरिब्रम में, डाइसेफेलॉन में, कूरा सेरिब्राई में, मेडुला ऑब्लांगेटा में। बता दो भाई, श्वसन व हृदय केंद्र कहाँ होते हैं? बता दो भाई। साथियों, हृदय धड़कन आप लोगों ने सुना होगा। सामान्य एक व्यक्ति जो है साथियों, उसका हृदय जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 प्रति मिनट धड़कता है। आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं पता है? 1 मिनट में हृदय जो है साथियों 72 बार धड़कता है। आप लोगों को मालूम होगा हृदय की धड़कन कैसी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया? बताओ भाई। अरे साथियों, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अभी कक्षा के अंदर या घर में जितने भी लाल लालियां, वो अपनी हृदय की धड़कन को बढ़ा लो। क्या बढ़ा पाओगे? मैं कहूं आप अपनी धड़कन को घटा लो, घटा पाओगे? नहीं मास्टर जी। क्यों? क्योंकि ये क्रिया अनैच्छिक है। और साथियों, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं, उन क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? एमओ, जिसे आप बोलते हो मेडुला ऑब्लांगेटा। लेकिन ध्यान रखना साथियों, श्वसन की जो है, श्वसन का प्रमुख क्रिया तो पोन्स के द्वारा होता है, लेकिन हल्की फुल्की कंट्रोल साथियों कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा साथियों? डी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? पिन चुबाने पर हाथ का हटना, आंख में कुछ जाने पर इसका बंद होना, पाचन के दौरान भोजन का पाचक नलिकाओं में आगे जाना, घंटी बजाने पर एक प्रसिद्ध कुत्ते के मुंह से लार आना। बता दो भाई। साथियों, आप लोगों को पूछा गया प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है पिन चुभने पर हाथ को हटना, आंख में कुछ जाने पर इसका बंद होना, पाचक के दौरान भोजन का पाचन नलिका में आगे जाना, घंटी बजाने पर एक प्रसिद्ध कुत्ते के मुंह से लार आना। बता दो भाई। बताओ भाई। नहीं बता पा रहे हो क्या? 17वें का आंसर दो मेरे साथियों, क्या आंसर होगा? चलो मैं बता देता हूं। देखो साथियों, प्रतिवर्ती क्रिया नाम सुना होगा साथियों। वे क्रियाएं जिनमें तात्कालीनता होती है, तुरंत संपन्न होती है। और साथियों, इन क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए हमारा कौन है साथियों? मेरुरज्जु, जिसे आप बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखो साथियों, प्रतिवर्ती क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रतिबंधित और एक होती है अप्रतिबंधित। अप्रतिबंधित साथियों, देखो प्रतिबंधित जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, इनको पहले सीखने की आवश्यकता नहीं है। सीखने की आवश्यकता नहीं, सॉरी, इनको सीखने की आवश्यकता है। इनको सीखने की आवश्यकता है। और साथियों, जो अप्रतिबंधित है ना, इनको सीखने की आवश्यकता नहीं। सीखने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, सीखने की आवश्यकता नहीं है। सुनो इधर देखो, जिन क्रियाओं को, अब देखो आपके शरीर में या आप रोज में बहुत सारी घटनाओं को घटित करते हो, तो मस्तिष्क कहाँ कहाँ आपका काम करे? सर, आपके द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक का पीडीएफ आंसर सहित मिलेगा। हाँ, मिल जाएगा। ठीक है, चलो इधर देखो। अब देखो साथियों, मैं क्या कह रहा हूं, जो क्रियाएं ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनको पहले सीखने की आवश्यकता हो। देखो साथियों, आप लोगों ने कभी सुना होगा गाड़ी चलाना। जिस समय गाड़ी चलाना आप लोग सीख रहे होते हो, उस समय मेरुरज्जु काम नहीं करता, उस समय मस्तिष्क काम करता है। लेकिन साथियों, जिस दिन आप गाड़ी चलाना सीख लेते हो ना, उस दिन काम कौन करेगा? मेरुरज्जु। जैसे अभी मुझे 4 व्हीलर चलानी आती है, तो जिस समय मैं 4 व्हीलर चलाऊंगा उस समय मेरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। कौन इन्वॉल्व रहेगा? मेरुरज्जु रहेगा। लेकिन साथियों, आप लोगों ने देखा ना, गाड़ी चलाना जब सीखते हो ना, जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हो, लोग आगे से भी पकड़े हुए, पीछे से पकड़े हुए, फिर भी हमें डर लगता है। मस्तिष्क हमेशा डरता है, लगता है गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। हैं, हैंडल को हाथ पकड़ो तो पेंडल छूट जाए, और पेंडल को पकड़ो तो हैंडल छूट जाए। ऐसी होता कि नहीं होता? लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन आप साइकिल चलाना सीख लेते हो ना, सीख लेते हो, उस दिन आप हाथों को खुला रखकर भी साइकिल चला लेते हो। क्यों? अब चला कौन रहा? मेरुरज्जु। जैसे साथियों, साइकिल चलाना हो गया। जैसे डांस, मान लो 2 सुंदर कन्याएं, एक ऐसी कन्या जिसने कभी डांस किया नहीं, उसको मैं कहूं आके डांस कर, आप उसको देखोगे, आप कहोगे मास्टर जी आनंद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं ये कहाँ डांस, कैसा डांस कर रही है। लेकिन एक प्रशिक्षित सुंदर कन्या जिसने डांस आंसर पहले क्या कर लिया, डांस करना पहले क्या कर लिया, सीख लिया,
उसको यदि मैं डांस करने को कहूँ तो आप कहोगे मास्टर जी बहुत आनंद आ रहा, सुंदर कन्या बहुत अच्छा डांस कर रही। क्यों? जिसने सीखा नहीं है वो हाथों का एंगल और पैरों का एंगल सही नहीं बन रहा। क्यों? उसका ब्रेन अभी सीख रहा है। लेकिन जिस सुंदर कन्या ने सीख रखा है उसका डांस कौन कर रहा? मेरू रज्जू। अरे आप लोगों को मालूम होगा अल्कोहल पीने के बाद व्यक्ति डांस अच्छा करता है। क्यों? अल्कोहल पीने के बाद मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता। डांस कौन कर रहा है? मेरू रज्जू कर रहा है। तो स्विमिंग हो गया, डांसिंग हो गया, साइकिल चलाना हो गया, टाइपिंग हो गया, ये सारी प्रतिबंधित है। अप्रतिबंधित जिनको पहले सीखने की आवश्यकता नहीं, जैसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, जैसे पुरुष का महिला की तरफ आकर्षण और महिला का पुरुष की तरफ आकर्षण। घर वालों ने कहा क्या? तुम जाओ आकर्षित हो, फिर भी तुम आकर्षित होते हो। क्यों? ये मेरुज्जु के द्वारा संपन्न होती। आप कुछ लोगों की गंदी आदत होती, एक पैर को दूसरी, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग को रखकर लगातार टांगों को हिलाना। आपको घर वाले मना करते टांग मत हिला लाला, फिर भी आप हिला लेते हो हैं। तो साथियों ये सारी कैसी क्रियाएं? अप्रतिबंधित। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, टांग के ऊपर टांग को रखकर टांग को हिलाना, ये सारी कैसी है? अप्रतिबंधित। देखो घंटी बजाने पर एक प्रसिद्ध कुत्ते के मुंह से लार आना। अब कुत्ते को पहले सिखाया गया है कि क्या? पहले सिखा दिया कुत्ते को कि भाई जब भी घंटी बजाऊं उस समय समझना तुम्हारे लिए भोजन आएगा। तो उस समय कुत्ते की लार ग्रंथियों से क्या निकलना शुरू हो जाता? लार। तो ये प्रतिबंधित है। अब देखो साथियों पिन चुभने पर हाथ को हटाना, ये कभी आप लोगों को घर वाला नहीं सिखा, फिर भी हट जाती है। और आंख में कुछ जाने पर इसका बंद होना, ये घर वाले ना सिखाते ना आपने सीखा है। और पाचन के दौरान भोजन का पाचन नलिकाओं में जाना, ये भी किसी ने सिखाया नहीं है। तो साथियों ये सारी क्रियाएं जो है साथियों इनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। कैसी क्रियाएं हैं साथियों? ये सारी प्रतिबंधित है, लेकिन घंटी बजाने पर साथियों ये सारी कैसी है? ये प्रतिबंधित और ये अप्रतिबंधित। तो आंसर क्या रहेगा साथियों? डी आंसर रहेगा। ठीक है, चलो भाई। हाँ ये साइकोलॉजी के अंदर है आप लोगों के। अगला प्रश्न देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो। सूची 1 है सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और मध्य मस्तिष्क। और सूची 2 जो है साथियों वो है पिट्यूटरी का नियंत्रण, दृश्य व श्रवण का नियंत्रण, हृदय गति का नियंत्रण और बुद्धिमत्ता का स्थल और शरीर की मुद्रा का नियंत्रण। सुनना भाई, हाँ मैं कर रहा हूं, इसका मिलान कर रहा हूं भाई, मैं ही कर लेता हूं मिलान। देखो इधर देखो साथियों, पहली बात तो सेरिब्रम, जिसे आप क्या बोलते हैं साथियों? सेरिबेलम के अंदर क्या होते हैं? बुद्धिमत्ता का स्थल होता है। सेरिबेलम साथियों ये शरीर का संतुलन बनाना, मतलब शरीर की मुद्रा का कंट्रोल। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करेगा। और मध्य मस्तिष्क के अंदर 2 लोब होते हैं, एक का नाम है ऑप्टिक लोब जो देखने की क्रिया का नियमन करते हैं, एक है ऑडिटरी लोब जो सुनने की क्रिया का नियमन करते हैं। तो ए का जो साथियों क्या आंसर रहेगा? ए का आंसर रहेगा सेरिब्रम। चौथा, ए का चौथा कहां रहा? ये एक ही ऑप्शन रहा, एक ये रहा साथियों। बी का जो रहेगा 5 रहेगा। तो देखो बी का 5, इसमें भी बी का 5 है और इसमें भी बी का 5 है। फिर सी का पहला रहेगा, देखो इसमें सी का दूसरा, इसमें सी का पहला है, तो ये आंसर रहेगा। और डी का क्या रहेगा साथियों? दूसरा, डी का दूसरा ये रहा। आंसर रहेगा थर्ड, सी आंसर एकदम सही है भाई। जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया उनका आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में सर्वप्रथम बताया? साथियों प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक है? मार्शल हॉल। मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रियाओं की क्या की थी? खोज की थी। याद रखना मार्शल हॉल। साथियों स्पेंसर नामक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, इन्होंने वंशानुगति शब्द दिया था। वंशानुगति शब्द किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। थॉमस एडिसन को हम बोलते हैं अंतःस्रावी विज्ञान का जनक। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक। साथियों यहां लिखा पाश्चर, पाश्चर का मतलब लुई पाश्चर। इन्होंने एक तो पाश्चुरीकरण घटना की खोज की, पाश्चुरीकरण घटना की खोज की। और साथियों इन्होंने सबसे पहले रेबीज के टीके का आविष्कार किया। रेबीज का टीका, रेबीज का टीका होता नहीं यहाँ, एंटी रेबीज, इसका आविष्कार किसने किया? लुई पाश्चर ने। और मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने जो है साथियों वो क्या दिया था साथियों? वो दिया था प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। भूपेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? 18 में क्या होगा? 18 में 4th होगा क्या? देखो तो एक बार, 18 में 4th है क्या? 18 में भाई देखो इधर देखो, इधर देखो। ए का 5 वापस देख लेता हूं। ए का 5 सही है, बी का 4, अरे रुको, हाँ ए का 4 होगा ना यार, ए का 4 सही है। और बी का क्या होगा? बी का 5 होगा, बी का 5, बी का 5। सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट इसमें भी है और साथियों सी का फर्स्ट इसमें भी है, सही बात है। फिर डी का क्या होगा? सेकंड, डी का सेकंड। सी सही है ना यार आंसर यार? अरे भाई बंधु अलग कहां पर, यही तो है ना। बी का देखो ना, बी का आंसर क्या रहेगा? बी सेरिबेलम है कि नहीं है? ये शरीर की मुद्रा का नियम, बी 5 होगा तो सही है, डी आंसर होगा, सही है, डी आंसर होगा, सही है, सही।
सही है, डी होगा। ठीक है, हल्की सी मिस्टेक होगी, मानवीय मस्तिष्क की भूल है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगले प्रश्न की देखना साथियों, खोपड़ी के आधार पर उपस्थित बड़े आकार के छिद्र क्या कहलाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना, फोरामेन मैग्नन और कॉर्पस कैलोसम। सुनना भाई साथियों, आप लोगों को मालूम होगा सबसे पहले कौन होता है? अनुमस्तिष्क, सॉरी ये आपका परमस्तिष्क हो गया। परमस्तिष्क के अंदर ही सारे साथियों ये हो गया आपका अग्र मस्तिष्क। कौन हो गया? अग्र मस्तिष्क। फिर साथियों बीच में आएगा हल्का सा कौन, बोलो? अरे कौन आएगा साथियों? फिर आएगा साथियों कौन? कौन आएगा बताओ? फिर आएगा मध्य मस्तिष्क। फिर साथियों कौन आएगा? फिर आएगा साथियों, फिर आएगा पोन्स। और इसके पीछे होता कौन साथियों? इन दोनों के पीछे यहाँ अनुमस्तिष्क। यहाँ कौन हो गया साथियों? अनुमस्तिष्क। और भाई बंधुओं यहाँ होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसे आप बोलते हो MO। ये मेडुला ऑब्लांगेटा कौन है साथियों? MO, जिसे आप बोलते हो मेडुला ऑब्लांगेटा। ये MO, अरे यार अलग पहन लो ना, ये मेडुला ऑब्लांगेटा। और साथियों मेडुला ऑब्लांगेटा के यहाँ पर एक छिद्र मिलता है, उस छिद्र को हम बोलते हैं साथियों फोरामेन मैग्नन। यहाँ एक छिद्र मिलेगा, इसका नाम है फोरामेन मैग्नन। और साथियों ये फोरामेन मैग्नन है साथियों, इसी मैग्नन से निकलती है कौन? स्पाइनल कॉर्ड, जिसे आप बोलते हो मेरुरज्जु। यहां से कौन निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड। कौन निकलेगी साथियों? स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी, जिसे आप क्या बोलते हो? मेरुरज्जु बोलते हो भाई। वेरी गुड, एकदम सही है। फोरामेन मैग्नन जिन्होंने कहा एकदम सही है। जो छिद्र होता है उस छिद्र को क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नन। अगला पढ़ो। तंत्रिकीय आवेग संचरण के लिए किन आयनों की गति से होता है? केवल Na, केवल K, Na+K और उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताओ भाई, अरे जल्दी से बताओ भाई। तंत्रिका के अंदर आवेगों का जब संचरण होता है तो कौन से दो तत्वों की गति होती है? बता दो भाई। साथियों आप लोगों ने कभी न्यूरॉन का नाम सुना होगा, नर्व सेल। ये न्यूरॉन होती है ऐसी साथियों। ये तंत्रिका कोशिका आप लोगों को मालूम होगा, ये तंत्रिका कोशिका है साथियों। इस तंत्रिका कोशिका के अंदर ये जो लंबा सिरा दिख रहा है, इस सिरे का नाम है एक्सॉन। क्या नाम है साथियों? एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर वसा की परत, इसका नाम है माइलिन शीट। और एक्सॉन के अंदर जो है विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिनका नाम है स्वान कोशिकाएं। और इस तंत्रिका कोशिका में कुछ धागेनुमा संरचना निकलती है, इसका नाम है डेंड्राइन्स। क्या नाम है साथियों? डेंड्राइन्स। और तंत्रिका कोशिका के कोशिका द्रव्य को हम बोलते हैं साइटोन। और इसके अंदर क्या मिलता है साथियों? केंद्रक। और उस कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन व अंतर्प्रद्रवी जालिका से निर्मित कुछ कणिकाएं मिलती है, जिसका नाम है निश्चल कणिकाएं। साथियों जब तंत्रिका कोशिका के अंदर आवेगों का संचरण होता है तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा सोडियम तो अंदर प्रवेश करता है और साथियों पोटेशियम क्या होता है? बाहर निकलता है। तो जब आवेगों का संचरण होगा तो सोडियम अंदर प्रवेश करेगा और पोटेशियम बाहर निकलेगा। तो दो तत्वों की आवश्यकता साथियों, एक तो सोडियम और एक कौन है भाई बंधुओं? पोटेशियम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। निम्नलिखित में से सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी? ट्रोकियल, वेगस, एब्यूसेंट। सुनना, मैं बता देता हूं आप लोगों को। साथियों आप लोगों को मालूम होगा सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी? पहले ये बताओ, सबसे लंबी या लार्जेस्ट? सबसे लंबी तंत्रिका साथियों, सबसे जो लंबी तंत्रिका है कि नहीं, वो लंबी तंत्रिका कौन सी है साथियों? वेगस तंत्रिका। कौन सी है साथियों? वेगस। साथियों सबसे बड़ी या फिर पूछिए मोटी तंत्रिका, बड़ी या मोटी तंत्रिका कौन सी है? सियाटिका। कौन सी है साथियों? सियाटिका। कौन सी है साथियों? सियाटिका। ध्यान रखना। और साथियों पूछे सबसे छोटी तंत्रिका, सबसे जो छोटी तंत्रिका साथियों उसका नाम है एब्यूसेंट। क्या नाम है साथियों? एब्यूसेंट। और आप लोगों से पूछे सबसे छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी? सबसे छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी? ध्यान रखना, एब्यूसेंट जो है वो मेरु तंत्रिका है। सबसे छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी? बता दो साथियों, उसका नाम है ट्रोक्लियर। क्या नाम है साथियों? ट्रोक्लियर। ध्यान रखना, सबसे छोटी कपाल तंत्रिका ट्रोक्लियर है और सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी? एब्यूसेंट है। तो साथियों ध्यान रखना, सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी है? एब्यूसेंट है। कौन सी है साथियों? एब्यूसेंट है। ठीक है, सी आंसर होगा भाई। 22वें का बी नहीं होगा। वेगस तो भाई सबसे बड़ी है रे, सबसे लंबी है, सॉरी। अरे नीमू जी, वेगस तो सबसे लंबी है भाई। हाँ, अगला प्रश्न देखो मेरे लाल लालियो। परानुकंपी तंत्र अंगों की क्रियाशीलता में किस प्रकार प्रभावित करता है? क्रियाशीलता को बढ़ाता है, क्रियाशीलता को घटाता है, क्रियाशीलता को स्थिर रखता है और अनिश्चित। बता दो।
परानुकंपी तंत्र क्या करेगा? साथियों आप लोगों को मालूम होगा सर स्थिति भयानक हो रही है, क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया जो स्थिति भयानक हो रही है, हैं? बता दो भाई। बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो बहुत गंदी बात है। साथियों आप लोगों ने सुना होगा एक तंत्र जिसका नाम है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे आप बोलते हो एएनएस। भाई बंधुओं एएनएस तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम है अनुकंपी, एक का नाम है परानुकंपी। क्या नाम है साथियों? अनुकंपी। और एक का नाम क्या साथियों? परानुकंपी। सुनना इधर देखना भाई। साथियों अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का निर्माण ऐसी तंत्रिकाएं करती है जो दो प्रकार के रसायन निकालती है, एक का नाम है एपिनेफ्रिन, एक का नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। तो अनुकंपी तंत्र का निर्माण वह तंत्रिकाएं करती जो एपिनेफ्रिन और क्या निकाले? नॉर एपिनेफ्रिन। परानुकंपी तंत्र का निर्माण ऐसी तंत्रिकाएं करती जो क्या निकालती है? एसिटोकोलिन। क्या निकालती साथियों? एसिटोकोलिन निकालती। भाई बंधुओं जो अनुकंपी तंत्र है ना, इस तंत्र के प्रभाव में अंगों में क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती है। ये क्रियाशीलता को बढ़ाता है भाई, क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और ये क्रियाशीलता को क्या करता है साथियों? कम करता है। क्रियाशीलता को क्या करता है? कम करता है। ध्यान रखना, क्रियाशीलता बढ़ाएगा अनुकंपी और घटाएगा कौन? परानुकंपी। लेकिन दोनों में एक अपवाद है, अनुकंपी तंत्र जो है ना पाचन की क्रिया को क्या करता है? घटाता है, और परानुकंपी पाचन की क्रिया को बढ़ाता है। ये एक्सेप्शनल है। तो साथियों पूछा किसका? परानुकंपी। परानुकंपी क्या कर रही है? क्रियाशीलता को घटा रही है। बी आंसर होगा भाई। ठीक है विमला जी, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। तंत्रिका कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ बता चुका हूं थोड़े समय पहले ही, कौन साथियों? एसिटोकोलिन। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है उसका नाम है एसिटोकोलिन। अगला प्रश्न देखो। तंत्रिका कोशिका में वसा की परत, साथियों आप लोगों को मालूम होगा, चलो इधर देखो, इधर देखो, आप लोगों को मालूम होगा साथियों नर्व सेल है कि नहीं? इस नर्व सेल का जो सबसे लंबा सिरा वो तो है एक्सॉन। साथियों कौन है? एक्सॉन। एक्सॉन का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है जिनका नाम है श्वान कोशिकाएं। और साथियों इस एक्सॉन के ऊपर क्या मिलेगी? वसा की परत मिलेगी। और साथियों इस वसा की परत को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? माइलिन शीट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं साथियों? माइलिन शीट। तो वसा की परत का नाम क्या साथियों? माइलिन शीट। डी आंसर होगा मेरे भाई बंधुओं। अगला प्रश्न देखो। मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन कौन करता है? अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स या हाइपोथैलेमस? साथियों बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों की गति का नियमन कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क कर रहा है। साथियों शरीर का संतुलन बनाना, ऐच्छिक मांसपेशियों की गति का नियमन करना अनुमस्तिष्क के कार्य है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन से रोग में व्यक्ति की याददाश्त खो जाती है? भाई भाई क्या बात कर रहे हो साथियों? देखो पहली बीमारी है मेनिंजाइटिस। साथियों आप लोगों को मालूम होगा एक जीवाणु जिसका नाम है मेनिनोगोकल। मेनिनोगोकल जीवाणु का जब संक्रमण मस्तिष्क झिल्लियों में हो जाता है तब बीमारी होती है मेनिंजाइटिस। साथियों आप लोगों ने सुना होगा पार्किंसन रोग। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में संकुचन व शिथिलन जो है साथियों जो है नियंत्रित नहीं होता है, जिसके कारण उनके शरीर के अंगों में जैसे हाथों में वाइब्रेशन रहती है। लेकिन साथियों अल्जाइमर रोग नाम सुना है? साथियों आप लोगों को मालूम होगा उम्र बढ़ने के साथ उन व्यक्तियों में बीमारी होती है जो वयस्क अवस्था या बाल्य अवस्था में बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करता? मानसिक कार्य, या जो वयस्क अवस्था में बहुत ज्यादा सोचता है, विचारता है, चिंतन ज्यादा करता है, तो उनको बुढ़ापे के अंदर एक बीमारी आ जाती। वह व्यक्ति ताजा ताजा स्मृति को खो देता है। मतलब उसको ये नहीं पता, जैसे मान लो आप लोगों ने समाज में कई बार देखा होगा, घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको खाना खिला देते हैं, फिर भी आधे घंटे के बाद कहते हैं आज तो हमें खाना खिलाया ही नहीं। भाई उनको ये बीमारी हो गई अल्जाइमर। व्यक्ति ये भी भूल जाता है नित्य क्रियाओं का कहाँ त्याग करना है। ठीक है, तो इस बीमारी को हम बोलते हैं साथियों अल्जाइमर। क्या बोलते हैं? अल्जाइमर। तो साथियों अल्जाइमर याद रखना। क्या याद रखोगे? अल्जाइमर। अगला प्रश्न देखो। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बता चुका हूं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, और मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? पोन्स है भाई। कौन सा है भाई? पोन्स है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। मानव मस्तिष्क के किस भाग में प्रकींद्य कोशिकाएं पाई जाती? वेरी गुड, क्या बात कर रहे हो साथियों। आप लोगों को मालूम होगा शरीर का संतुलन बनाने का काम अनुमस्तिष्क करता है,
और अनुमस्तिष्क के अंदर ही विशेष प्रकार की कोशिकाएं, उनका नाम है परकिंजे कोशिकाएं। सुनना, परकिंजे तंतु कहाँ मिलते हैं? हृदय के अंदर। लेकिन परकिंजे कोशिकाएं कहाँ मिलती है साथियों? मानव के मस्तिष्क में। इसे परकिंजे या पुरकिंजे भी बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र मस्तिष्क में श्वास लेने की क्रिया का कंट्रोल करता है? सुनना भाई। हाँ साथियों, आप लोगों को मालूम होगा एक सामान्य व्यक्ति 12 से 16 प्रति मिनट सांसों को अंदर लेता है और सांसों को बाहर छोड़ता है। इसे हम बोलते हैं साथियों श्वसन दर। इसका मापने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र है, उसका नाम है स्पायरोमीटर। साथियों श्वसन की क्रिया का नियमन जो है, श्वसन जो है ना साथियों, श्वसन सुना होगा, सॉरी यहाँ माइक नीचे गिर गया। साथियों श्वसन की क्रिया का नियमन विशेष अंग के द्वारा होता है, उस अंग का नाम है पोन्स। सुना है कभी आप लोगों ने? अरे सुना है क्या? पोन्स सुना है कभी क्या आपने? अरे साथियों पोन्स सुना है क्या? साथियों श्वसन की क्रिया का नियमन एक विशेष अंग से होता, उस अंग का नाम है पोन्स। साथियों पोन्स के अंदर एक केंद्र होता है, जिस केंद्र का नाम है न्यूमेटिक केंद्र। क्या नाम है साथियों? न्यूमेटिक केंद्र। और इस न्यूमेटिक केंद्र से साथियों कौन सी क्रिया का कंट्रोल होता है? श्वसन की क्रिया का क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो साथियों इसे न्यूमेटिक केंद्र या न्यूमोटॉक्सिक केंद्र भी कहा जाता है। किसको साथियों? श्वसन की क्रिया का कंट्रोल करने वाला अंग। तो भाई बंधुओं, आज की हमारे ये प्रश्न थे, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो है सही उत्तर भी दे रहे हैं। इससे आपका निरीक्षण भी हो रहा है कि हमें कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो साथियों अगला जो अध्याय होगा हमारा पाचन होगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पाचन वाले अध्याय को पढ़कर आना, फिर सभाओं के अंदर बैठना, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। तो साथियों कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोगों से यही उम्मीद है थोड़ी सुरक्षा करें। ठीक है, थोड़े दूसरे लोगों के संपर्क में कम आए, घर पर भी बैठकर अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है भाई बंधुओं, आप लोगों से विदाई लेने का समय हो चुका है। तो मुलाकात करेंगे हम लोग वापस नई कक्षा के अंदर नए अध्याय के साथ और नए जोश और जुनून के साथ। तब तक सभी भाई बंधुओं को बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।